नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अजय कुमार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस पर। इसके कारण पर बात करेंगे, इसके लक्षण पर बात करेंगे और होम्योपैथ में इसके लिए क्या बेहतरीन दवाइयां हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहें। वीडियो के नीचे में एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे जरूर दबा दें, जिससे ये फायदा होगा कि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस टर्म जो है ये होता क्या है, इसका मतलब। दोस्तों, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और अर्थ मीन्स होता है ज्वाइंट और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन हो जाना। इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम इसका क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अब दोस्तों, देखा जाए कि ये ज़्यादातर किन्हें होता है। अगर रेशियो की बात की जाए महिला और पुरुष, तो महिलाओं को ये ज़्यादा होता है। अब दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, ड्यू टू वेट की वजह से होता है। अगर वेट ज़्यादा है, इंजरी के कारण, विटामिन डी, कैल्शियम, बहुत सारे कारण हैं, उसके वजह से होता है। और दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका कार्टिलेज जो होता है सबसे पहले डैमेज करता है। कार्टिलेज के बाद क्या होता है कि वहाँ के धीरे धीरे एरिया से वो डिजनरेशन करने लगता है और प्रॉब्लम हो जाता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। अगर इस तरह का कार्टिलेज जो डैमेज कर रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है। अगर कारण की बात की जाए तो सबसे पहला कारण क्या होता है दोस्तों, आपका ओवरवेट होना। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो इसका प्रेशर सबसे पहले कहाँ बनता है, आपके स्पाइन पर बनता है। वहाँ से क्या होता है, हिप जॉइंट पर आता है, फिर आपके नी जॉइंट पर, फिर एंकल पे आ जाता है। दूसरा नंबर, आपका पहनावा। अगर आप ज़्यादा हील वाले चप्पल का इस्तेमाल करते हैं या सैंडल का इस्तेमाल करते हैं या जूते का इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रेशर भी कहाँ होता है दोस्तों, सबसे पहले आपके स्पाइन पर आता है, फिर हिप जॉइंट पर, फिर नी पर, फिर एंकल पर आ जाता है। तीसरा नंबर, अगर बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी अगर हो जाती है तो इजी वे में कोई ज्वाइंट फ्रैक्चर कर जाता है। और जब ज्वाइंट फ्रैक्चर कर जाता है तो वहाँ पर डिजनरेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो ज्वाइंट वीक हो जाता है। चौथा नंबर, अगर आप जिम में जाकर के एक्सरसाइज करते हैं, बैक स्पाइन को सपोर्ट नहीं करते और एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों बार बार माइक्रो ट्रॉमा ज्वाइंट में होता है। बार बार क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट होता है। रिपीटेटिव मूवमेंट होने से क्या होता है कि माइक्रो ट्रॉमा होता है और धीरे धीरे एक समय होने के बाद से, एक उम्र होने के बाद से कार्टिलेज क्या होते हैं, आपके डैमेज कराने लगते हैं और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है। पांचवा कारण होता है इंजुरी। अगर किसी ज्वाइंट में अगर इंजुरी हो जाता है तो वो ज्वाइंट क्या होता है, एक समय के बाद थोड़ा सा वीक हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो वो ज्वाइंट क्या होता है, वीक हो जाता है। अगर आप प्रॉपर उसका एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो ज्वाइंट क्या होता है, वीक हो जाता है। और ज्वाइंट के वीक हो जाने से उसमें क्या होता है, डिजनरेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ज्वाइंट अगर किसी कारण से अगर आपका फ्रैक्चर कर गया है तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ जो मैंने अभी बताया, ये सभी जो है कारण थे। अब दोस्तों, लक्षण इसमें देखने के लिए क्या मिलते हैं। पहला नंबर क्या होता है, पेशेंट को काफ़ी पेन बना रहता है। जिस ज्वाइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस का साइन सिम्टम आएंगे वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पेन बना रहेगा। अगर उसके अराउंड जो मांसपेशियाँ हैं, ज्वाइंट के अराउंड जो मांसपेशियाँ ऊपर नीचे जो है, उसको अगर आप प्रेशर करते हैं तो उसमें स्पाज्म, काफ़ी पेन महसूस होता है। अगर जॉइंट के चारों तरफ आप दबा करके देखते हैं, आगे से, पीछे से, मीडियल, लैटरल दबा करके देखते हैं तो वहाँ पर टेंडरनेस देखने के लिए मिलता है। मसल्स के क्या होते हैं, पावर रिड्यूस कर जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, क्रिप्टस सॉन्ग देखने के लिए मिलता है। कलर भी क्या होता है कि चेंज हो जाता है। अब दोस्तों, हम लोगों ने बात किया क्रिप्टस सॉन्ग। क्रिप्टस सॉन्ग क्यों होता है, पहले क्या होता है कि कार्टिलेज डैमेज करता है। कार्टिलेज के बाद दोस्तों क्या होता है, वहाँ पर जो सैनोवियल मेम्ब्रेन चारों तरफ से जो होता है उस पर उसका प्रेशर बनता है और उसके बाद से कैप्सूल में प्रॉब्लम आ जाता है। और कैप्सूल के बाद वो लिगामेंट पे जाता है, लिगामेंट के बाद मसल्स वीकनेस में चला जाता है। लेकिन दोस्तों, कार्टिलेज जब डैमेज करता है तो उसके बीच में भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। अब ये सॉफ्ट टिश्यू क्या होता है, धीरे धीरे डैमेज करने लगता है। जब सॉफ्ट टिश्यू जब डैमेज करता है दोस्तों, तो उसके बीच में क्या होता है, काफ़ी प्रेशर पैदा होता है। ज्वाइंट के बीच में क्या होता है, प्रेशर पैदा होता है। और प्रेशर पैदा होने से वहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स के बबल्स जो होते हैं वो फंसने लगते हैं, बनने लगते हैं। और वो क्या होता है कि बार बार नी के बेंडिंग करने से, सीधा करने से, वो उस ज्वाइंट के बीच में आने से, फंसने से वो बार बार क्या होता है कि फूटते हैं और क्रिप्टस सॉन्ग मिलता है। कभी कभी क्या होता है, कार्टिलेज भी क्या होता है, आपस में फ्रिक्शन करता है, उससे भी क्रिप्टस सॉन्ग आपको मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ज्वाइंट में अगर कार्टिलेज डैमेज कर जाए तो बोनी फ्रिक्शन भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सब दोस्तों थे, ये कारण आपको क्रिप्टस सॉन्ग आने के थे। अब मसल्स में वीकनेस हो जाएगा। मसल्स में अगर जब वीकनेस हो जाएगा तो ज्वाइंट अनस्टेबल हो जाता है दोस्तों। तो उससे क्या होता है कि डिफॉर्मिटी चालू हो जाती है। बोलेक डिफॉर्मिटी हो सकती है, नोखनी का प्रॉब्लम हो सकता है, जैनुवैरम जिसको मैंने अभी बताया आपको,
तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो हैं ओस्टियोआर्थराइटिस के कारण से होते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस के कारण से आपको नी में डिफ़ॉर्मिटी आती है। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि इसके साथ-साथ अब जो है ये कैसे पता चलेगा कि आखिर में ओस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग टेस्ट कराते हैं। क्या टेस्ट कराते हैं? हम लोग एक्सरे का सहारा लेते हैं। एक्सरे का सहारा लेने से हमें यह पता चलता है कि किस जॉइंट पर ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि अगर नी जॉइंट की बात की जाए, नी जॉइंट हमारा इस तरह से है, ये मीडियल रीजन में ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, लेटरल में बना हुआ है, या पोस्टीरियर में बना हुआ है, एंटीरियर में बना हुआ है। तो इस चीज़ की जानकारी हमें एक्सरे से मिलती है। जॉइंट के स्पेस कितना रिड्यूस किए हैं इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन अगर और एडवांस वे में हम चाहते हैं तो हमें एमआरआई का सहारा लेना पड़ता है। एमआरआई में पता चलता है कि कौन सा सॉफ्ट टिश्यू कितना डैमेज हुआ है, कार्टिलेज कितना डैमेज हुआ है, कहीं जॉइंट के बीच में सॉफ्ट टिश्यू तो काफ़ी डैमेज तो नहीं हो गया है, जॉइंट का स्पेस काफ़ी कम तो नहीं हो गया है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें जो है एमआरआई से पता चलती हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आपको ओस्टियोआर्थराइटिस का पता चल गया कि ओस्टियोआर्थराइटिस है, और होम्योपैथ में इसको दूर करने के लिए कौन कौन सी बेहतरीन दवाइयाँ हैं, होम्योपैथ में इसे दूर करने के लिए कौन कौन सी बेहतरीन दवाइयाँ हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको होम्योपैथ की 4 बेहतरीन दवाइयाँ बताऊँगा। 4 बेहतरीन दवाइयाँ बताऊँगा। अपने कंडीशन के हिसाब से लेनी है, सभी दवाइयाँ नहीं लेनी है। तो दोस्तों इसकी जो पहली दवा है, पहली दवा है काली आयोड। काली आयोड के साथ में देखने के लिए क्या मिलेगा? जॉइंट स्टीफ हो जाएगा। जॉइंट के चारों तरफ यानी कि बोनी पार्ट के चारों तरफ ओस्टियोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे लगेगा कोई चीज़ बंधा हुआ है। मॉर्निंग में स्टिफनेस रहेगा और काफ़ी पेन बना रहेगा। दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको लेना है काली आयोड। 30 पावर में लेनी है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। ऐसा करके 2 से 3 महीने आपको लेने हैं। आपके प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं। अब दोस्तों दूसरी जो बेहतरीन मेडिसिन है वो है काली कार्ब। काली कार्ब के साथ दोस्तों देखने के लिए क्या मिलता है? काली कार्ब के साथ देखने के लिए ये मिलता है कि जब दर्द आपका स्पाइन से यानी कि हिप से होता हुआ नी की ओर आता है और नी से ऊपर की ओर जाता है, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको लेना है काली कार्ब। काली कार्ब 30 पावर में लेकर के आनी है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। इसमें भी स्टिफनेस रहेगा, लेकिन काली आयोडो में जितना स्टिफनेस रहता है, नोड का फॉर्मेशन होने लगता है, वैसा नहीं रहेगा। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको लेना है काली कार्ब 30 पावर में, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम, कम से कम 2 से 3 महीने। तीसरी बेहतरीन मेडिसिन है वो है दोस्तों रूटा। रूटा कब ज़्यादा फायदा पहुंचाता है? जब दोस्तों आपके कार्टिलेज डैमेज करने लगते हैं, जो आपका इंडिंग बोन पार्ट है, बोन पार्ट का जो ऊपर का जो लेयर है, पेरिस्टोनियम जिसको इंडिंग पार्ट पर हम जो बोलते हैं, पेरिस्टोनियम का जो लेयर है, वो लेयर भी जब डैमेज करने लगता है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको रूटा लेकर के आनी है। और रूटा लेना कैसे है? 30 पावर में लानी है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। इसे भी आपको 2 से 3 महीने लेने हैं। अब दोस्तों चौथी बेहतरीन मेडिसिन है वो है रस्टक्स। रस्टक्स के साथ देखने के लिए क्या मिलता है दोस्तों? अगर आप रेस्ट में हैं आपको पेन होगा, थोड़ा मूवमेंट करते हैं जॉइंट का, पेन होगा। जब धीरे धीरे मूवमेंट करने लगते हैं तो वो पेन क्या होता है? कम हो जाता है। दोस्तों जब धीरे धीरे पेन आपका कम होने लगता है मूवमेंट के साथ साथ, वहाँ पर आपको रस्टक्स लेनी है 30 पावर की, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। इसके साथ साथ दोस्तों कोशिश करना है कि वीक में एक दिन 200 पावर का आपको जो है ओस्टियोआर्थराइटिस 200 लेनी है। ओस्टियोआर्थराइटिस 200 लेनी है, नोसोड। शुरू में आपको 200 पावर लेनी है 1 से 2 महीने। 1 से 2 महीने के बाद से इसे 1M पावर में लेना है 15 दिन में एक बार। और आपके जो मेडिसिन जो मैंने इससे पहले जो बताए, जो आपकी बीमारी से आपके साइन सिम्टम मिलते जुलते हैं, उसी से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है, सभी दवाइयाँ नहीं लेनी है। एक दवाइयों का सिलेक्शन करना है और ओस्टियोआर्थराइटिस का सेवन उसके साथ साथ करनी है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों मैनेजमेंट में कुछ आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ये सोचना है कि किस तरह का हील चप्पल का इस्तेमाल करें, फ्लैट चप्पल का इस्तेमाल करें, नी को क्या बेंडिंग करें या नहीं करें, किस तरह का एक्सरसाइज करें जिससे हमारा नी स्ट्रेंथन रहे। नी को बेंड करने का कोशिश ज़्यादा नहीं करना और नी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए अच्छे तरीके से किसी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के कंसल्ट में रह करके आपको फिजियोथेरेपी करानी है। दोस्तों इस तरह से अगर आप रेगुलर वे में कुछ दिनों तक करते हैं तो आपके नी का पेन चला जाता है, यानी ओस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है दोस्तों इस तरह का मैं हर समय नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।